नमस्कार दोस्तों, 26 अप्रैल 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, आज काफ़ी लेट हो गया एडिटोरियल। 12 बजे के लगभग आपको ये एडिटोरियल मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि जिस दिन रात को मुझे कुछ और वीडियोस बनाने में समय लग जाता है, उस दिन सुबह सुबह लेट उठता हूँ। और आज कुछ जो मेरा कहते हैं डिजिटल पेन है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके रिस्पेक्ट में हो सकता है कि जो मैं एनोटेट करता हूँ, जो मैं मार्क करता हूँ पेन से, वो भी उतना आपको स्मूथ ना दिखे। तो प्लीज़ एडजस्ट, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है एंडेवर लीडरशिप एंड स्टोरी ऑफ अ नेशन। बांग्लादेश को बनाने में इंदिरा गांधी जी के रोल को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। आज की डेट में बांग्लादेश ये जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के बैठा है, डेवलपिंग कंट्री बन के बैठा है, जो कि बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, इसके इकोनॉमिक पैरामीटर्स कुछ फील्ड्स में इंडिया से बेटर है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इंडिया की वजह से निकला। और यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो क्रेडिट दिया जा सकता है, वो इंदिरा गांधी जी को दिया जा सकता है। और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। आर्टिकल लिखा किसने? तो एम के नायर साहब, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, चेयरमैन रह चुके हैं ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी की, और हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रह चुके हैं। तो इनके व्यू पॉइंट्स क्या क्या हैं इस आर्टिकल में, उसको देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आर्टिकल है आपका अ रोड अहेड इन इंडियाज ऑगमेंटेड वैक्सीनेशन ड्राइव। इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव की यहाँ पे बात की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि भाई हमने कब अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया है। वैसे देखा जाए तो इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेजी से चल रही है। एक दिन में 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि ओवरऑल वैक्सीनेशन प्रोसेस को कवर करने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, यूएस, यूरोप, यूके और इसराइल के रिस्पेक्ट में हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातचीत करी जा रही है। कुछ खामियां भी पॉइंट आउट की गई हैं, जैसे कि 18 से 44 साल के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वैसे तो बताया गया था कि भाई 45 साल से ऊपर के सब लोगों का वैक्सीनेशन होगा, बट 18 से लेके 44 ईयर्स तक के लोगों का जो वैक्सीनेशन होगा वो ओपन मार्केट की वैक्सीन के थ्रू होगा। मतलब जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सस्ती वाली वैक्सीन हैं, वो इस एज ग्रुप के लिए अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी। तो इस केस में कहीं ना कहीं सरकार की बुराई भी करी जा रही है और सस्ती वैक्सीन अवेलेबल कराने की बात करी जा रही है। तो जो भी पॉइंट्स है उसको देखेंगे। ग्रीन पार्टनरशिप, यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट, ये जो यूएस इंडिया क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा है, जिसके अंदर 2 अलग अलग पैक्ट्स हुए हैं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके, एक फाइनेंस को लेके, जिसके बारे में मैंने कल एक अलग से वीडियो भी बनाई थी। ये है वो वीडियो दोस्तों, जो बाइडेन्स वर्चुअल समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, डस यूएसए प्रूव्स इटसेल्फ टू बी अ सेंट बाय रीजॉइनिंग पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया का यूएस का क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 क्या है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताए हैं। तो अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपने देखी होगी तो आपको आज के इस आर्टिकल के पॉइंट्स थोड़े से रिपीटेड लगेंगे, बट चूंकि एडिटोरियल्स में आए हैं तो एक बार इनको डिस्कस जरूर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वायरल लोड। इंडिया में कोविड-19 कितनी तेजी से फैल रहा है और इसमें लॉकडाउन को लगा के किस हद तक हम कोविड-19 के स्प्रेड को रोक सकते हैं, उसके बारे में स्पेसिफिकली बात की गई है। ओके, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस बार लॉकडाउन लगाने का जो मेजर और डिफिकल्ट डिसीजन होता है वो नहीं ले रही, क्योंकि जो पहला लॉकडाउन लगा था उसके चलते केंद्र सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पे लॉकडाउन लगाने का जो पूरा का पूरा जिम्मा है वो केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों के ऊपर छोड़ दी है, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट्स बताए गए हैं, इन पॉइंट्स को देखेंगे। एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे इन 4 के अलावा, वो है केस फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म। कोविड-19 से रिलेटेड जुडिशरी का इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी हाई कोर्ट्स यहाँ पे प्ले में आई, जब देखा गया कि भाई मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है, जब देखा गया कि भाई हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, कोविड-19 की वजह से लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सी हाई कोर्ट्स आप कह सकते हो इस सिचुएशन में इंटरवीन करने के लिए सामने आई। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्शन इशू किए, उस प्रकार से बहुत सी देश की और हाई कोर्ट्स ने राज्य की सरकारों को डायरेक्शन इशू किए। अभी इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि भाई कंसोलिडेटेड तरीके से इस केस को देखेंगे और हम हाई कोर्ट के केसेस अपने पास भी ले सकते हैं। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया कि जब अलग अलग रीजनल लेवल पे हाई कोर्ट्स इस कोविड-19 से होने वाली कमी के रिस्पेक्ट में अपनी सरकारों को डायरेक्शंस दे रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती बीच में क्यों इंटरफेयर कर रही है, और खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट की तरह देखा जा रहा है। जब ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम करती है, तो ऐसे में हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरफेयर कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। इन पॉइंट्स को देखेंगे।
एक आर्टिकल यहाँ पे जर्नलिज्म से रिलेटेड होता है तो मैं इसको वैसे भी डिस्कस नहीं करता हूँ, और एक आर्टिकल ये मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो बनाने की, मसालेदार टाइप का है, व्हाट इजराइल वांट्स इन सीरिया, तो ये यहाँ पे डिस्कस मैं नहीं करूंगा। तो 5 आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के अपील कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो। अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके साथ अलग अलग प्रकार से जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। बांग्लादेश और इंडिया गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की। ठीक है ना भाई, 50 साल बीत चुके हैं। 1971 में बांग्लादेश, जो कि उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान की सेंट्रल कमांड से आज़ाद होकर एक अलग देश बन गया। और देखा जाए तो बांग्लादेश की 50वीं इंडिपेंडेंस की वर्षगांठ के साथ साथ ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं बर्थ सेंटेनरी भी है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे आप देखिए वार्म सेंटिमेंट्स उभरेंगे बांग्लादेशीज के अंदर। तो अपने आप कह सकते हो कंट्री के लिए तो भाई प्रेम है ही, हर देश के नागरिक के अंदर अपनी कंट्री के लिए प्रेम होता है। तो वार्म सेंटिमेंट्स, बांग्लादेश की तरफ से ये रिकॉग्निशन भी आया कि भाई उनकी आज़ादी में इंडिया ने एक मेजर रोल प्ले किया है। इंडिया में भी कहीं ना कहीं ये रिकॉग्निशन दिया। इंडिया में इसको एक पॉलिसी ट्रायम्फ भी माना जाता है, बट जिस हद तक इस मोमेंट को बांग्लादेश याद करता है, इंडिया में उतना ओपनली इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का रोल है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के रोल को इतना ओपनली इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये बांग्लादेश को जो आज़ाद कराने की जीत थी ना, ये जीत इंदिरा गांधी जी की थी। उस समय पे ये बोला गया कि बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स ने ग्राउंड लेवल पे काम किया। मिलिट्री जनरल्स डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, बट ऊपर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जब तक फर्म रिजॉल्व नहीं दिखाते हैं तब तक नीचे कर पाना मुश्किल होता है काम। और खासकर ऐसे समय पे जब 1971 में इंडिया उतना ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था, पाकिस्तान को यूएसए का सपोर्ट था और ओपनली पाकिस्तान के सपोर्ट में था यूएसए उस समय पे, उसके बावजूद इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिला दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जैसी स्ट्रांग लेडी, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी ही ऐसा कर सकती है, सबके पास ये बस की बात ये नहीं है। उस समय पे देखोगे कि जब भी वॉर कैबिनेट की मीटिंग होती थी, खासकर 1971 के दौरान, तो ये बोला गया कि ये जो यूएस की 7th फ्लीट है, इसका जो सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर था एंटरप्राइज, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रहा था। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी यहाँ पे नहीं डरी और उन्होंने बोला कि भाई इस बांग्लादेश को तो हम इस पाकिस्तान के कर्ज से आज़ादी दिला के रहेंगे। ठीक है भाई, तो ईस्ट पाकिस्तान की डिफीट और बांग्लादेश का बनना, इसमें कहीं ना कहीं आप देखो कि इंदिरा गांधी का बहुत मेजर रोल रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात इंडिया के रिस्पेक्ट से ये रही है कि हमने इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। जब हमने बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से आज़ादी दिला दी, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक चांस था कि हम इसका फायदा उठा सकते थे, हम उनका थोड़ा एरिया कब्जा सकते थे, हम कुछ ना कुछ पॉलिटिकली अपने फेवर में कर सकते थे। जस्ट इमेजिन इस जगह पे, इंडिया की जगह आप चाइना को रख के देखिए। चाइना जो हर दूसरी कंट्री में घुस के इंक्रोचमेंट करता रहता है, अगर इंडिया की जगह चाइना होता तो जरूर घुस के थोड़ा बहुत इलाका बांग्लादेश का कब्जा लेता, बट इंडिया ने यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया ने यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह रोल प्ले किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के अत्याचार से आज़ादी दिलाई और उसके बाद बांग्लादेश की टेरिटोरियल सोवरेनिटी की भी रिस्पेक्ट की। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश इस बात के लिए इंडिया को मानता भी है। हालांकि बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट बात करती हैं, वो शायद प्रो पाकिस्तान है। और उसके रिस्पेक्ट में आज की डेट में भी आप देख सकते हो कि बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के बाद भी बांग्लादेश के अंदर ऐसे कुछ डोमेस्टिक क्वार्टर्स हैं जो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं। खैर, वो पॉलिटिक्स से वो होती ही रहती है। उसके साथ साथ आप देखो तो इंडिया ने 1971 में बहुत कुछ किया है। उस साल जो श्रीलंका की सरकार थी ना, 1971 में श्रीलंका की सरकार लड़ रही थी एक ग्रुप के साथ जिसका नाम था जनत विमुक्ति पेरामुना। जनत विमुक्ति पेरामुना ग्रुप को डिफीट करने में श्रीलंका सरकार की मदद की थी 1971 में इंडिया ने उस साल बांग्लादेश का फॉर्मेशन किया था, ईस्ट पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। इस्लामाबाद में जो मिलिट्री रूलर्स थे उन्होंने इस प्रकार का पॉलिटिकल वायलेंस, मिलिट्री वायलेंस परपेट्रेट किया था कि बांग्लादेश के लोग डर जाएं। लेकिन वायलेंस से आप एक लिमिट से ज़्यादा लोगों को डरा नहीं सकते। आप ये सोचो कि वायलेंस से आप लोगों को डरा दोगे, धमका दोगे, तो कोई ना कोई एक आदमी खड़ा हो जाएगा जो आपकी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करने लगेगा, आपके खिलाफ लड़ने लगेगा। तो एक लिमिट से ज़्यादा आप वायलेंस से किसी को डरा नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि भाई कितना भी डरपोक इंसान, उसको एक थप्पड़ मारोगे, 2 थप्पड़ मारोगे, 10 मारोगे, 20 मारोगे, कभी ना कभी तुमको पलट के एक मार ही देगा, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो। और यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी।
तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और बांग्लादेश के टेरिटोरियल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया। ये इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को दिखाता है। उसके बाद इस समय पे एक और चीज हो रही थी, एकदम से आप देखोगे ये जो 1971 का वॉर हुआ था, इसमें इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया था, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। और बीच में एक समय था जब इंदिरा गांधी जी हमारे मिलिट्री जनरल्स को बोल रही थी कि भाई ये जो बांग्लादेश में वायलेंस हो रहा है, आप सोचो पाकिस्तान की आर्मी जब वायलेंस कर रही थी बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, इंदिरा गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था ये बात। इंदिरा गांधी जी ने मिलिट्री को बोला इंटरवीन करो, मिलिट्री ने बोला कि मॉनसून आने वाला है, पानी बहुत तेज बरसेगा इस इलाके में, और पानी बरस गया तो हमारी आर्मी डिसएडवांटेज में चली जाएगी। इसलिए मजबूरी में इंदिरा गांधी जी को कुछ महीने शांत बैठना पड़ा। और ये जो कुछ महीने थे इसमें पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही क्रूअल तरीके से अत्याचार कर रही थी बांग्लादेश के लोगों के ऊपर। तो उसके चलते मिलियंस की, लाखों करोड़ों की तादाद में आप देखोगे रिफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आ रहे थे। उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लोगों की मदद की। हमारी सरकार ने बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्पेक्शन से, ध्यान से यहाँ पे काम किया। प्री मेच्योर मिलिट्री इंटरवेंशन ईस्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ। और एट द सेम टाइम आप देखोगे कि बांग्लादेश से आने वाले रिफ्यूजीज को इंडिया के अंदर आने दिया गया, रोका नहीं गया। उस समय पे इंडियन गवर्नमेंट के पास ये चारा भी था कि वो अपने बॉर्डर को सील कर देते और बांग्लादेश के लोगों को इंडिया की बाउंड्री के अंदर नहीं आने देने देते, बट इंदिरा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी जी को यह पता था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको बचाने की जरूरत है, और उन्होंने कहीं ना कहीं उन रिफ्यूजीज को इंडिया के अंदर आने दिया गया। और फिर जब दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर किया इंडिया के ऊपर, उस समय फिर इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया और बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा पाकिस्तान की आर्मी को। इस दौरान पाकिस्तान ने कुछ भी करके ईस्ट पाकिस्तान जो उस समय का था, जो बाद में बांग्लादेश बनेगा, उसके अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। तो ईस्ट पाकिस्तान में जो उनके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहां पे इलेक्टेड लीडर बन के आ गए थे। मैं आपको बता दूं, पहले जो इलेक्शंस होते थे वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के साथ में होते थे, क्योंकि पाकिस्तान एक कंट्री था। और उन इलेक्शंस के चलते शेख मुजीबुर रहमान को पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान को दबा के रखना चाहते थे। तो शेख मुजीबुर रहमान ने बोला कि नहीं भाई, ये नहीं चल पाएगा, हमारी बंगाली आइडेंटिटी है, हम तुम्हारे पाकिस्तान के साथ एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। बाद में शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और वेस्ट पाकिस्तान ले गए। तो यहाँ पे बांग्लादेश, जो सो कॉल्ड आगे आने वाले समय में बांग्लादेश बनने वाला है, उसने अपनी एक, कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई। ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल का सेंटर बहुत लंबे समय तक कोलकाता रहा है। हालांकि इस गवर्नमेंट इन एग्जाइल को मुजीब नगर में इंस्टॉल किया गया और तजुद्दीन अहमद को सीक्रेटली सोन इन किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, रीजन बीइंग कि शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके पाकिस्तान ले गए थे। ओके, जब तक बांग्लादेश आजाद नहीं हो गया, जब तक ईस्ट पाकिस्तान पूरी तरीके से गवर्नमेंट, मतलब पूरी तरीके से लिबरेट नहीं हो गया, तब तक इनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहां से ऑपरेट कर रही थी? मुजीब नगर। इसका एक और सेंटर था कलकत्ता। शुरुआत में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बाद में इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करेगा। सबसे पहले इंडिया का काम क्या था? सबसे पहले इंडिया का काम यह था कि ये जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी है बांग्लादेश की, इसको बांग्लादेश के अंदर भी अप्रूवल मिलना चाहिए और इंटरनेशनली भी अप्रूवल मिलना चाहिए। समझिए बात को, ईस्ट पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान में मिलकर रहना चाहते हैं या वो अपनी खुद की सरकार बनाना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो क्लैरिटी बांग्लादेश के लोगों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंदर होना है। तो यहां पे इंडिया ने पहली बात तो इस बात को इंश्योर किया कि जो नई गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, क्या इसको बांग्लादेश के लोगों का सपोर्ट है? तो बांग्लादेश के लोगों का सपोर्ट था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जब अत्याचार कर रही थी बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, तो बांग्लादेश के लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान में हमको नहीं रहना है। दूसरी चीज, ये जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी बांग्लादेश की, इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाना जरूरी था। ठीक है, उनके खुद के लोग तो चाहते ही थे कि वो इस गवर्नमेंट को बनाए, बाहर के देश, दुनिया भर के देश भी ये माने कि हाँ भाई, ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ओके, और उसके साथ साथ 5 मिलियन रिफ्यूजीज लगभग इंडिया में आ चुके थे कुछ समय के बाद, जो कि अपने साथ उन कहानियों को लेके आ रहे थे। वो बता रहे थे कि एक्चुअली में उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जब इंडिया को ये पता चला तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इसको दुनिया भर को बताना शुरू किया। और जब दुनिया भर को बताना शुरू किया तो एक्चुअली में दुनिया को पता चल पाया कि एक्चुअली में जो वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री है, ये ईस्ट पाकिस्तान में कर क्या रही है। इस समय पे प्राइम मिनिस्टर जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बहुत क्राफ्टफुली और डिप्लोमेटिक तरीके से काम किया। इन्होंने दुनिया भर में अपने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा और दुनिया भर के देशों को बताया कि देखिए भाई, ये ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उस समय पे एक ट्रीटी साइन हुई अगस्त 1971 में, इंडो सोवियत ट्रीटी, जिसके चलते सोवियत यूनियन ने
इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया। हालांकि आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर यूएसए वो इंडिया को यहाँ पे अपोज कर रहा था, वो पाकिस्तान को आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे थे। और बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज थी, जिनको अच्छा नहीं लग रहा था कि इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उनको ये नहीं अच्छा लग रहा था कि लोगों को दबा दबा के मारा जा रहा था, लेकिन यूएस के डर के मारे ये नहीं बोल रहे थे। और यूएस एक ऐसा देश है जिसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने गरीब लोग मर रहे हैं। उनको तो ये दिख रहा था कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, तो पाकिस्तान के खिलाफ गलत हो रहा है तो इंडिया के अगेंस्ट बोलो। लेकिन यहाँ पे सोवियत यूनियन ने इंडो सोवियत ट्रीटी के थ्रू इंडिया के एक्शंस का यहाँ पे सपोर्ट किया, जबकि वेस्टर्न एक्शंस यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट थे। समझ के देश के अंदर हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपोजिशन के लीडर्स के साथ बातचीत करी और इस पर्टिकुलर क्राइसिस में देश यूनाइटेड नजर आए। ऐसा ना हो कि हमारे देश के अंदर का अपोजिशन इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट बोल रहा है, और ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने जो इंटरवेंशन किया बांग्लादेश में, इसका सपोर्ट था, इसको सपोर्ट किया गया अपोजिशन के द्वारा भी और देश की जनता के द्वारा भी। यहाँ पे एक और प्लेयर है जिसको रिकॉग्निशन देने की जरूरत है। नो डाउट इंडिया पाकिस्तान के इस वॉर में, 1971 वाले वॉर में, जिससे बांग्लादेश को आज़ादी मिली, इंडियन आर्मी का मेजर रोल रहा है, इंडियन नेवी का मेजर रोल रहा है, इंडियन एयरफोर्स का मेजर रोल रहा है। बट एक और एजेंसी का मेजर रोल रहा है जिसको उतना पॉइंट आउट नहीं किया, वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगर आप बात करो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनी कब, ये बनी 1968 में। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो को दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में तोड़ दिया गया 1968 में और बन गई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब ये दो अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था सीक्रेट ऑपरेटिव्स का, सीक्रेट एजेंट्स का, और इन सीक्रेट एजेंट्स ने यहाँ बहुत मेजर रोल प्ले किया है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बांग्लादेश की आज़ादी में। अगर आप बात करो वर्ल्ड वॉर टू की, तो वर्ल्ड वॉर टू का एक बहुत सेलिब्रेटेड स्पाई है रिचर्ड सॉर्ज। यहाँ पे एक इंडिया के स्पाई की बात की जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो आप कह सकते हो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, वो कभी भी अपने ऑफिसर्स का नाम रिवील नहीं करते हैं। ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, कभी भी इनके एक्सप्लॉइट्स, कभी भी इनका हीरोइज्म सामने नहीं आता है। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का हीरोइज्म सामने आता है, उनकी शहादत सामने आती है, बट कभी भी रॉ के ऑफिसर्स, आईबी के ऑफिसर्स जब अपनी जान देते हैं ना, किसी को पता भी नहीं चलता इनकी जान चली गई। तो यहाँ पे एक ऐसा ही सीक्रेट ऑपरेटिव था जिसने बहुत कुछ किया था इस वॉर में, हालांकि उसके नाम को यहाँ पे लिया नहीं जा सकता। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको नाम पता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी को नाम बता नहीं सकते, क्योंकि सीक्रेट एजेंसी इसीलिए सीक्रेट एजेंसीज कही जाती है। फिर यहाँ पे मुक्ति बहानी के रोल को भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। ये बांग्लादेशी इर्रेगुलर्स की आर्मी थी जिनको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मदद की पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। और फाइनली बांग्लादेश बना। जब बांग्लादेश बना था, बहुत छोटी सी कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में आती थी, लेकिन आप देखोगे कि अब 2026 तक आप ये कह सकते हो कि डेवलपिंग कंट्री बन जाएगी बांग्लादेश। बहुत तेजी से बांग्लादेश डेवलप कर रहा है। बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में बांग्लादेश इंडिया से भी आगे है। बांग्लादेश की खास बात करी जाए तो बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। अगर आप पाकिस्तान की बात करो आज की डेट में, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यूएस पे डिपेंडेंट रही है। आज की डेट में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चाइना पे डिपेंडेंट है। बट बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जिसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से इंडिपेंडेंट रही है। ज़्यादातर समय पे इनके जो रिलेशंस हैं वो इंडिया से अच्छे रहे हैं। बांग्लादेश में प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जाता है। बांग्लादेश में वुमेन एम्पावरमेंट है। वहीं पर अगर आप पाकिस्तान को देख लो तो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ें है ही नहीं। और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के हालात की बात करो तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के हालात पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अच्छे हैं। हालांकि परसिक्यूशन माइनॉरिटीज़ का बांग्लादेश में भी हुआ है, पर जिस लेवल का परसिक्यूशन पाकिस्तान में हुआ है उतना नहीं हुआ। ओके, इसीलिए आप देखोगे कि रिलेटिवली बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट पाथ है वो पाकिस्तान से तो मच बेटर है। समझ गए? तो ये था भाई इस आर्टिकल का बेसिक मुद्दा। ये सब मैंने आपको समझा दिया। इंदिरा गांधी जी के रोल को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। द रोड अहेड इन इंडियाज ऑगमेंटेड वैक्सीनेशन ड्राइव, फ्लैटनिंग द कोविड-19 कर्व इवेंचुअली रेस्ट्स ऑन जुडिशियस वैक्सीनेशन डिप्लॉयमेंट प्लान्स एंड पेस ऑफ वैक्सीनेशन। इंडिया में इस समय पे एक एग्रेसिव सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है। भयंकर वेव है। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इंडिया की, इसको मिड जनवरी में शुरू किया गया। पहले प्रायोरिटी ग्रुप्स को यहाँ पे वैक्सीनेट किया गया। धीरे धीरे पॉलिसी मेजर्स के थ्रू जो एलिजिबिलिटी ब्रैकेट था, जिनको जिनको वैक्सीन मिल सकती है, उनको धीरे धीरे बढ़ाया गया। अभी रिसेंटली
ये डिसीजन लिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि भाई अब वैक्सीनेशन देंगे 18 साल से बड़े किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को। उसका रीज़न बहुत ऑब्वियस है, सरकार ने भी इस लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोरोना वायरस के केसेस इतनी तेज़ी से इंडिया में बढ़ने लगेंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गए कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में। 3 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इंडिया में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3.5 लाख केसेस, 2,500 डेथ्स। आप समझ ही सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा बुरे हैं। अगर आप देखो तो इंडिया की वैक्सीनेशन का पेस भी बढ़ गया है। अभी के लिए आप देखो तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, इंडिया का वैक्सीनेशन पेस काफ़ी अच्छा है। 3 मिलियन लोगों से ज़्यादा को रोज के बेसिस पे वैक्सीनेट किया जा रहा है। 3 मिलियन से ज़्यादा डोजेस दी जा रही हैं। अब तक देखा जाए तो एज ऑफ 140 मिलियन डोजेस, 14 करोड़ डोजेस दी जा चुकी हैं एज ऑफ 25 अप्रैल 2021 तक। अगर आप देखो तो 22.3 मिलियन पीपल, यानी 2 करोड़ 23 लाख लोगों को पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया गया है। मतलब उनको 2 डोजेस मिल चुकी हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.63% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आपको कोरोना के केसेस को रोकना है, हर्ड इम्यूनिटी का लेवल है 70 से 75%, 70% भी मानो तो हमारी देश की कितनी प्रतिशत आबादी अभी पूरी तरीके से वैक्सीनेट हुई है? 1.63% आबादी। उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप यही डाटा यूएस और यूके के लिए देखो तो यूएस की 28% आबादी को दोनों डोजेज मिल चुके हैं, यूके की 18% आबादी को दोनों डोजेज मिल चुकी है, इजराइल की 55% आबादी को दोनों डोजेज मिल चुकी हैं। हालांकि यूएस, यूके और इजराइल के साथ इंडिया को कंपेयर करना फेयर नहीं होगा। इंडिया और यूके और इजराइल की आबादी का फर्क बहुत बड़ा है, ये बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर देखें रियलिस्टिक एस्टिमेट्स को लेकर चला जाए तो इंडिया को अभी 2 बिलियन डोजेस और देनी है। 2 बिलियन डोजेस का मतलब क्या हो गया? 200 करोड़ डोजेस और देनी है। और 200 करोड़ डोजेस जब हम और दे लेंगे तब कहीं जाके हो सकता है कि हम हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पे पहुंच पाए। अब भाई जल्दी तो ये होने वाला है नहीं। 30 लाख अगर डोजेस रोज की आप देखो, उसके हिसाब से भी 200 करोड़ डोजेस, अरे भाई 30 लाख को 33 लाख भी मान लो तो भी 3 दिन लगेगा 1 करोड़ डोजेस पहुंचने में। और 200 करोड़ डोजेस मतलब 600 दिन। 600 दिन मतलब 1.5 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया। मतलब अच्छा खासा समय लगने वाला है। और आपको मैं ये बता दूं, 3 मिलियन से ज़्यादा, 30 लाख से ज़्यादा डोजेस देना रोज़, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। क्योंकि आगे आने वाले समय में हर डोज सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री में देके बांटने वाली नहीं है। कुछ डोजेस जाके मार्केट से खरीदनी पड़ेंगी। और आपको पता है हमारे देश में कितनी गरीब जनता है, हर कोई जाके फ्री में इन डोजेस को खरीदे, इस चीज़ के चांसेस थोड़े कम है। समझ गए? तो यहाँ पे सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, द नीड ऑफ द आवर क्या है? सबसे पहली नीड ऑफ द आवर ये है कि भाई अनइंटरप्टेड सप्लाई होना चाहिए वैक्सीन का। वैक्सीन की सप्लाई किसी भी हाल में इंडिया में बंद नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वैक्सीन। और इसके लिए आप कहोगे सरकार को, केंद्र सरकार को लगातार मदद करनी पड़ेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई 18 से 44 साल के एज ग्रुप का जब वैक्सीनेशन होगा वहां पे केंद्र सरकार सस्ते में डोजेस अवेलेबल नहीं करवा पाएगी। उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी देर में अभी बात करते हैं। कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो रिलैक्सेशंस दिए गए इंडिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। अब वो ड्रग्स जिसको यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, यूके के मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने, जापान की फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी ने, और वो वैक्सीन जो कि WHO ने अप्रूव कर रखी उनको इंडिया में इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया जाएगा। जिसके चलते बहुत सारी mRNA वैक्सीन इंडिया में इंट्रोड्यूस होंगी। और ये mRNA वैक्सीन नो डाउट जो नए नए प्रकार के वेरिएंट और म्यूटेंट स्ट्रेट आ रहे हैं कोरोना वायरस के, उनके खिलाफ आप कह सकते हो एफिशिएंट है। तो अगर इन वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत तो हम लोग कोरोना से लड़ ही पाएंगे। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, रेगुलेटरी नॉड मिलने से पहले मैंडेटरी ब्रिजिंग ट्रायल्स और सेफ्टी असेसमेंट कराना जरूरी है। ब्रिजिंग ट्रायल्स और सेफ्टी असेसमेंट के बारे में मैंने पहले आपको बताया है। फाइजर मॉडर्ना जैसी वैक्सीन का जो ट्रायल है वो इंडिया के लोगों के ऊपर नहीं हुआ है, वो किसी देश के लोगों के ऊपर। अभी यूके के और यूएस के लोगों के ऊपर अगर मॉडर्ना और फाइजर जैसी वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं तो वहां पे लोगों की जो रेस है और इंडिया के जो लोगों की रेस है वो रेस अलग है। और अलग अलग रेस का जो जेनेटिक मेकअप होता है वो अलग अलग होता है। सबके जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं। जब जेनेटिक्स अलग अलग हैं तो हो सकता है उनकी रेस पे जिस प्रकार से वो वैक्सीन असर दिखा रही हो सकता है हमारी इंडियन रेस पे, कह लीजिए कि थोड़ा सा एशियन रेस पे कह लीजिए कि थोड़ा सा अलग टाइप का इम्पैक्ट दिखाए। तो ऐसे केसेस में पहले 100 लोग जिनके ऊपर ये वैक्सीन दी जाएगी, फाइजर दी जाएगी, मॉडर्ना दी जाएगी, जिनके ऊपर ब्रिजिंग ट्रायल्स चलाए जाएंगे, सेफ्टी असेसमेंट दिए जाएंगे। पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल से थोड़े कम इंटेंसिव होते हैं ब्रिजिंग ट्रायल्स, लेकिन ब्रिजिंग ट्रायल्स में आपको ऑब्जर्वेशन तो करना ही पड़ता है।
और इस ऑब्जर्वेशन में कुछ समय लग जाएगा। ओके, लगभग 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन के टाइम को घटाने की जरूरत है। यहाँ पे क्या डाटा देखने की जरूरत है, यहाँ पे ये डाटा देखने की जरूरत है कि यूएस यूके में जो इंडियन ओरिजिन के लोग रह रहे हैं, जो इंडियन रेस के लोग रह रहे हैं, उनको भी तो वैक्सीन दी गई थी, तो उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ इस वैक्सीन का, उसको स्टडी कर लो और उसके बेसिस पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये बाकी देश की अप्रूव्ड वैक्सीन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन मिल सके। समझ गए? वैक्सीनेशन को बहुत, आप कह सकते हो कि अर्जेंट मोड में, बहुत मिशन मोड में इंडिया में इंट्रोड्यूस करना क्यों जरूरी है, ये आप समझ ही सकते हैं। जिस हिसाब से कोरोना वायरस का केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, बहुत जल्दी कुछ करने की जरूरत है। ठीक है भाई। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि प्रायोरिटाइजिंग टारगेट पॉपुलेशन, इंडिया में टारगेट पॉपुलेशन को प्रायोरिटाइज किया गया। तो पहले बोला गया कि बूढ़े लोगों को, फिर बोला गया कि भाई हेल्थ वर्कर्स को, फिर बोला गया कि वल्नरेबल लोग, भाई जिनको बीमारी है उनको आप वैक्सीन दो। तो कहीं ना कहीं पीपल का टारगेट किया गया, यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया गया। अभी प्रायोरिटाइज करने में प्रॉब्लम ये होती है कि एक ऐसा तबका होता है जो छूट जाता है। अभी के लिए जो इंडिया की पॉलिसी है 1 मई से पहले, वो क्या है कि भाई 45 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। पहले क्या था कि 45 साल से ज्यादा के वो लोग जिनको कोई बीमारी हो उनको वैक्सीन मिलेगी। धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन क्राइटेरियाज को रिलैक्स किया गया। तो पहले जिनको बीमारी थी, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स की कैटेगरी में आते थे, या फिर आर्मी वगैरह में या पुलिस वगैरह में काम करते हो तो आप उस कैटेगरी में आते हो कि आपको घर के बाहर रहना ही है, तो आपको वैक्सीन दे दी गई। अभी 18 साल से ऊपर के किसी भी आदमी को अगर आप वैक्सीन देने की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपने वैक्सीन को देने के रिस्पेक्ट में ये बोल दिया कि हाँ भाई, इनको फ्री वाली वैक्सीन नहीं दी जाएगी, ओपन मार्केट के इकोनॉमिक के सिद्धांत के ऊपर वैक्सीन दी जाएगी। अब तक क्या हो रहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और भारत बायोटेक जैसी कंपनी से भारत सरकार बहुत सस्ते में वैक्सीन खरीद रही थी। अब ओपन मार्केट में जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जैसी कंपनीज अपनी वैक्सीन बेचेंगी तो ज़्यादा दाम पे बेचेंगी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को वैक्सीन ज़्यादा दाम पे मिल सकती हैं। अगर हम लोग एज एन इंडिविजुअल जाके इन वैक्सीन को खरीद के टीका लगवाने की कोशिश करें तो हो सकता है 3,000, 4,000 या 5,000 का हमारा खर्चा आ जाए। ओपन मार्केट में जब ये वैक्सीन बिकेंगी और ये महंगी बिकेंगी, तो महंगा होने के चलते ऑलरेडी हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो इन वैक्सीन में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैटर करती है, पैसा हमेशा मैटर करता है। और इस रिस्पेक्ट में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं हमारी राज्य की सरकारें इस समय पे कैश ट्रैप चल रही हैं। जीएसटी कंपनसेशन को लेकर बहुत लंबे समय से स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई चल रही है। ऑलरेडी हमारे स्टेट्स के पास पैसों की कमी है, और ऐसे केसेस में आप ओपन मार्केट के सिद्धांत को लेकर आ रहे हो, जिसमें आप स्टेट से बोल रहे हो कि भाई जाके ओपन मार्केट से वैक्सीन खरीद लो। अरे जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है ही नहीं तो वो वैक्सीन खरीदेंगी कहाँ से? तो ये प्रॉब्लम होगी। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे वैक्सीनेशन को मिशन मोड में ले जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि सस्ते में वैक्सीन से स्टेट गवर्नमेंट को और पूरे देश में अवेलेबल कराई जाए, चाहे कितना भी पैसा खत्म हो जाए। एक तो ये बात बोली जा रही है। दूसरी एक और बात यहाँ पे बोली जा रही है, हमारा जो यंगर लॉट है वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से इस बार इन्फेक्ट होता नजर आ रहा है। जो खासकर जो सेकंड वेव आई है, सेकंड वेव में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो यंगर लॉट में बहुत देखने को मिले, और यंगर लॉट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। अभी इसमें एक सिद्धांत निकल के आता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जिंदगी के वो साल जो कि बीमारी से जूझने में लग गए उनको हटा दो, तो सिर्फ फ्रूटफुल ईयर्स को बोलोगे आप डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। चूंकि हमारे यंगर लॉट को कोरोना वायरस इन्फेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे यंगर लॉट को भी आपको कहीं ना कहीं वैक्सीनेट करने की जरूरत है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये बोली जा रही है कि भाई 18 से 44 साल के लोगों को आपने वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया। कहीं ना कहीं जो 12वीं कक्षा में जाने वाले लोग हैं, जो 16 प्लस लॉट है, उसको भी वैक्सीनेट करने की जरूरत है। तो अभी से यहाँ पे इस बारे में बात की जा रही है कि 18 से 44 को तो वैक्सीनेट कर रहे हो, 16 से 18 को भी वैक्सीनेट करो, और आगे आने वाले समय में 16 से कम के लोगों को भी वैक्सीनेट करो। यूके और यूएस में ऑलरेडी जो वैक्सीन हैं उनके ऊपर अब किड्स को लेके भी ट्रायल चल रहे हैं कि भाई 16 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन किस हिसाब से दी जाए। बट 16 से 18 के एज ब्रैकेट को अभी के लिए सरकार ने इग्नोर किया है। सरकार ने बोला कि ठीक है भाई 18 साल से ज्यादा के हो तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हो। तो अभी के लिए 16 से 18 का जो एज ग्रुप है वो इग्नोर्ड है। 16 से कम वाले एज ग्रुप को वैक्सीन देना है या नहीं देना है, इसके ऊपर ऑलरेडी यूएस यूके में शोध चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया उस शोध को, उस रिसर्च को कॉपी करेगा। उसके साथ साथ ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो यंगर लॉट है, जो हमारे 18 साल से या 16 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं, इनको बहुत मिशन मोड में वैक्सीनेट करने की जरूरत है। क्योंकि ये यंग लॉट है, आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक्स में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो इनका
बहुत सारे फैसेट्स पे इनकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। अगर ये कोरोना के चलते बीमार होते हैं तो उनके कई महीने जा सकते हैं कोरोना से लड़ने में, उसके चलते इनकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम होगी, कहीं ना कहीं इनके कॉन्फिडेंस में फ़र्क आएगा। दूसरी बात, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ये मिस आउट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई मिस आउट कर सकते हैं। समझिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम आ रहा है, अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम के चलते एक ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है बट उसको कोरोना हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो अपॉर्चुनिटी चली गई ना उसके हाथ से। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाए इस एज ब्रैकेट के लोगों के अंदर, इसीलिए इनको भी मिशन मोड में वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। ओके, तो कोविड-19 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार जिस प्रकार से वैक्सीन लोगों को अवेलेबल करवा रही है कि भाई 18 से 44 साल की एज ग्रुप में ओपन मार्केट के दाम के हिसाब से वैक्सीन मिलेगी, ये गलत है। दूसरा, राज्य की सरकारों से बोल दिया कि ओपन मार्केट से जाके वैक्सीन खरीद लो, लिमिटेड कोटा हम आपको कम दाम पे देंगे, वो गलत है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी हाल में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कोटा वैक्सीन का अवेलेबल करवाना चाहिए राज्य की सरकार को, चाहे सेंटर की जेब से थोड़ा बहुत पैसा निकल जाए। इसके लिए अगर केंद्र सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक जैसी कंपनीज को प्रेशराइज भी करना पड़ जाए तो प्रेशराइज करे। जो मिडिल क्लास के या थोड़े बहुत अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपनी मन मुताबिक वैक्सीन लगवा सकते हैं, जो कि फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन सारी वैक्सीन को अगर अप्रूवल मिल जाता है तो जिनके पास पैसा है वो अपने मन मुताबिक अपने मन की वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ज़्यादा वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन देना यहाँ पे सरकार का एक अच्छा स्टेप बताया जा रहा है। भाई आप अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से अपने मन की वैक्सीन लगवा सकते हो। तो जो ठीक ठाक पैसों वाला तबका है, हालांकि हमारे देश में वो कम है, कम से कम वो तो अपने आप को वैक्सीनेट कर लेगा प्रायोरिटी बेसिस पे। तो सरकार के पास केवल वुल्नरेबल लोग बचेंगे, लेकिन इन वुल्नरेबल लोगों के लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन फ्री में अवेलेबल होनी चाहिए। वैक्सीन कम दाम में, अगर फ्री में भी नहीं तो कम दाम में, अफोर्डेबल दाम में अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि ओपन मार्केट के थ्रू तो देखिए अवेलेबल होने वाली है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, अ ग्रीन पार्टनरशिप और यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट। ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स देखिए रिपीटेड होने वाले हैं। यूएस इंडिया का क्लाइमेट पैक्ट हुआ है रिसेंटली, जिसके चलते ऐसा बोला गया है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि आगे आने वाले डिकेड में, यानी ये जो 2021 से लेके जो 2030 तक का डिकेड है, इसमें हो सकता है कि सस्टेन्ड फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन हो। मतलब यूएस, अब फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन क्या होगा, इंडिया यहाँ गरीब है तो पैसा तो यूएस की तरफ से आएगा, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी कम है तो टेक्नोलॉजी तो यूएस की तरफ से आएगी। तो इंडिया और यूएस का जो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है उसके चलते हो सकता है कि यूएस की तरफ से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आए, ताकि हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम कर सकें। अभी जो लीडर समिट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पे हुई, जिसको यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कंडक्ट करवाया, यहाँ पे हाई कार्बन एमिशंस के ऊपर फोकस करने की बात की गई। अगर आप ओवर और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात करो तो नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है यूएस, नंबर 3 पे है हम। लेकिन अगर आप पर कैपिटा एमिशंस की बात करो तो हमारे पर कैपिटा एमिशंस ग्लोबल एवरेज से 60% कम है। ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एड्रेस में बोला। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आगे आने वाले समय में ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है ये कम होने वाले नहीं है। अगर आप बात करो तो जब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस और उससे रिलेटेड इकोनॉमिक नुकसान से उभरने के लिए लोगों ने और देशों ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ा दिया, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत तेजी से बढ़े। कोरोना के पैंडेमिक से बाहर निकलने के लिए भी ये बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज हैं ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ाएंगी, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो कर्ज है ये और तेजी से हमारे सामने आने वाला है। अभी इस रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट बाइडेन का जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है। प्रेसिडेंट बाइडेन का जो बोलना है कि ये जो डिकेड है 2021 से लेकर 2030 तक का, ये एक डिसीजिव डिकेड है। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को थोड़ा कंट्रोल में ले गए तो आगे आने वाले समय में जो दुनिया हमको मिलेगी वो दुनिया अच्छी होगी। इसके लिए फंडिंग जुटाने की ज़रूरत है, इनोवेशन जुटाने की ज़रूरत है, ताकि हो सके तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, नहीं तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज को रोकने की कोशिश करें। इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ बहुत कुछ किया जा रहा है। इंडिया ने बोला कि हम 2030 तक अपनी रेन्यूएबल पावर को 450 गीगावाट दे के जाएंगे। 175 गीगावाट का टारगेट है 2022 तक। हम लोग इनोवेटिव मटेरियल्स का प्रयोग करेंगे, डीकार्बोनाइज करेंगे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग्स को। पावर सेक्टर में सोलर पावर, विंड पावर और रेन्यूएबल एनर्जी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और ये सब इंडिया तभी कर पाएगा जब यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमको सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है सपोर्ट मिल सकता है। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज का यहाँ पे ये भी बोलना है कि भाई ये इंडिया तो बहुत गलत कर रहा है, इंडिया नेट जीरो एमिशंस का कोई टारगेट ही नहीं दे रहा है, इंडिया क्लाइमेट क्राइसिस को सीरियसली ले ही नहीं रहा है। इंडिया देखिए सीरियस ले रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंडिया के ऊपर आप
सारा इल्ज़ाम नहीं रख सकते। रीज़न बीइंग, ज़्यादातर जो कार्बन स्पेस है आज तक का, उसको इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ही यूटिलाइज़ किया है, उसको इस वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ही बर्बाद किया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को क्लाइमेट ज़ीरो होना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इसलिए एक ऐसी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी चाहिए जहाँ पे ग्रीन डेवलपमेंट की बात हो, जहाँ पे एमिशंस में ग्रीन टेक्नोलॉजीज को एसिमुलेट करने के लिए डेवलपिंग वर्ल्ड को डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से मदद दी जाए, तो एक विन विन गेम होगा। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एनवायरमेंट भी क्लीन होगा, और कहीं ना कहीं इंडिया जैसे देश ग्रो कर पाएंगे पैंडेमिक के बाद। और इसके रिस्पेक्ट में पैसा आना चाहिए। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला कि भाई 1990 के लेवल के कंपैरिजन में हम 2035 तक अपने एमिशंस को 78% कम करेंगे, और ये तो एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लेके आए हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए। पर एट द सेम टाइम यहाँ पे बोरिस जॉनसन साहब ने एक और बात बोली है कि ये जो सालाना $100 बिलियन जो हमने क्लाइमेट असिस्टेंस देने की बात करी है डेवलपिंग वर्ल्ड को, हमको इससे ज़्यादा क्लाइमेट असिस्टेंस देनी पड़ेगी, जो कि कहा जा सकता है कि एक और प्रोग्रेसिव अनाउंसमेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लैंड। फिर अगर आप बात करो तो इंडिया और यूएस का जो रिसेंटली क्लीन एनर्जी यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है, उसके चलते मिस्टर बाइडेन को अपने देश की इंडस्ट्री और अपने देश की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इस बात को लेकर कन्विंस करना पड़ेगा कि आप नॉलेज इंडिया को ट्रांसफ़र करिए, आप सब्सिडीज इंडिया को ट्रांसफ़र करिए, तभी तो इंडिया क्लाइमेट रेजिलिएंट हो पाएगा। खुद के लिए जो बाइडेन ने अमेरिका की तरफ से क्या कमिटमेंट दिया है, तो जो बाइडेन ने बोला कि भाई 2005 में हम जितना एमिशन कर रहे थे, उसके रिस्पेक्ट में 2030 में हम लोग 50 से 52% कम एमिशंस करेंगे। तो बेसिकली अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, यूएस के एमिशंस ऑलरेडी 2005 में पीक हो चुके हैं। 2005 के बाद यूएस के एमिशंस कम हो रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में भी 2005 में जितने यूएस के एमिशंस थे, उससे 50 से 52% कम कर देगा अपने एमिशंस 2030 तक, यहाँ पे यूएस ने बोला है। तो यूएस ने भी जो यहाँ पे क्लाइमेट टारगेट्स दिए हैं अपने खुद के, वो अच्छे दिए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनके जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं वो खराब हैं। एट द सेम टाइम अगर वो इंडिया की मदद करने की बात कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो ऐसे केसेस में इंडिया को भी प्रोएक्टिवली सामने आके क्लाइमेट चेंज में अपना रोल प्ले करना है, और इंडिया प्ले कर भी रहा है। ठीक है, अगले आर्टिकल चलते हैं। वायरल लोड, लॉकडाउन कैन बी यूज्ड एज स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट सेव्स लाइव्स विदाउट किलिंग लाइवलीहुड्स। हमारे देश में डेली के 3.5 लाख इन्फेक्शन आ रहे हैं, जो करंट की कोविड-19 की पैंडेमिक की वेव आई है। अभी भी हम पीक से दूर हैं। पीक से दूर है मतलब कि अभी जो दिन के 3.5 लाख इन्फेक्शन आ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में 4 लाख, 5 लाख। पॉसिबिलिटी है कि मई के एंड तक हम एक दिन में 10 लाख कोरोना वायरस के केसेस देखें। ये एक नाइटमेयर की तरह लग रहा है, एक गंदे आप कह सकते हैं सपने की तरह लग रहा है, और हो सकता है कि दिन में 5000 डेथ्स देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार की क्राइसिस इस समय पे इंडिया को इनगल्फ कर रही है, वो और बहुत बड़ी है। अगर 3.5 लाख डेली इन्फेक्शन आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि हो सकता है कि दिन में ऑलरेडी 15-20 लाख इन्फेक्शन आ रहे हो, पकड़ में केवल 3.5 लाख आ रहे हो। अगर डेथ का नंबर अभी 2,500 है, तो हो सकता है कि 15 से 20,000 लोग दिन में कोरोना की वजह से मर रहे हो, हम रिपोर्ट सिर्फ 2,500 कर रहे हो। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है, और अब रिस्ट्रिक्शंस लगाने ही पड़ेंगे। दिल्ली ने रिसेंटली 1 हफ्ते लंबा लॉकडाउन लगाया था, जिसको 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया उन्होंने इस संडे को। चेन्नई में संडे को कंप्लीट लॉकडाउन लगा था। केरला में पूरा का पूरा वीकेंड लॉकडाउन लगा था। एक नेशनल लॉकडाउन जो कि पिछले साल लगाया गया था, आप देखो दोस्तों, अब समझ में आ रहा है कि पिछले साल के लॉकडाउन की वैल्यू क्या थी। इस साल लॉकडाउन नहीं लगा तो देखिए कितने भयंकर केसेस फैले हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लग गया था, तो जब सितंबर में एंड में 1 लाख तक केसेस आए थे, तो हमको लगा था कम आ रहे थे। उस समय पे सितंबर में, अगस्त में जो केसेस आ रहे थे, वो इसलिए उतने आ रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तगड़ा वाला अप्रैल मई जून में। इस साल कोई लॉकडाउन नहीं लगा है, और केसेस आराम से 3 लाख 3.5 लाख टच कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इस साल लॉकडाउन नहीं लगा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पिछले साल के लॉकडाउन के चलते क्रेडिट तो मिला नहीं, गालियां बहुत पड़ी हैं। उसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार लॉकडाउन लगाने से बिल्कुल ही, आप कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्ट किया। मतलब वो लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहते हैं, बहुत शाई है वो लॉकडाउन लगाने में, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छेड़ दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपनली बोल दिया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लॉकडाउन लगा लें, हालांकि हम ये रिकमेंड करेंगे कि लॉकडाउन मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे गरीबों पे बहुत इंपैक्ट आता है।
तो लॉकडाउन देखिए, नो डाउट यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव मैकेनिज्म है, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके चलते बहुत क्रिटिसाइजमेंट मिलता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लॉकडाउन खुद से लगाना नहीं चाह रही है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के ऊपर डालने की बात हो रही है। लॉकडाउन से इफेक्टिव क्यों है यहाँ पे? इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि जब दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया था उस समय पे जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आ रहा था वो आ रहा था 36 से 37%, और अभी के लिए जो दिल्ली में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है वो 30% पहुंच चुका है। मतलब लॉकडाउन के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्रूफ मिल रहा है कि लॉकडाउन इफेक्टिव हैं। और भाई देखिए, लॉकडाउन इफेक्टिव तो होते ही हैं। जब लोगों ने आपने लोगों को उनके घर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो बाहर निकले ही नहीं, तो जब वो बाहर निकले ही नहीं तो जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो कहीं ना कहीं तो टूटेगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे और टूटेगी, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी टूटती है तो जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो गरीबों को होता है, और पिछले साल गरीबों के साथ क्या हुआ वो हमने देखा ही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो डिसरप्शन आएगा उसको ऑर्गेनाइज करना है कुछ इस प्रकार से ताकि जो बिल्कुल गरीब तबका है उसके ऊपर प्रेशर ना आए, जो पुअरेस्ट तबका है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत मेहनत किया जाए, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसके रिस्पेक्ट में सारी पार्टीज को मिलकर काम करना है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, अपोजिशन पार्टीज हो, मीडिया हो। लेकिन यहाँ पे केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को सस्पिशन से देख रही है, और राज्य की सरकार लगातार केंद्र की सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ना हमको पैसा मिल रहा है, ना हमको वैक्सीन मिल रही है, ना हमको आज़ादी मिल रही है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने वाला गेम चल रहा है यहाँ पे। तुम रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करने की बात करो तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है कि तुम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, फ्री में पैसा बांट रहे हो। तो इस प्रकार की यहाँ पे ब्लेम चलता रहता है। जरूरत है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करें, कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए जाएं विद रिस्पेक्ट टू लॉकडाउन। लेकिन अभी के लिए लग नहीं रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से विद रिस्पेक्ट टू लॉकडाउन कोई बोल्ड डिसीजन आने वाला है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, अ केस फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखिए, द नीड फॉर अ यूनिफॉर्म जुडिशियल ऑर्डर अक्रॉस इंडिया इज अनवारंटेड इन कोविड-19 रिलेटेड डेथ्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? अगर बात की जाए जुडिशरी का रीम क्या है, जिस हद तक सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स लोगों को अवेलेबल करवाने हैं, जिस हद तक केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकारों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमारे संविधान के द्वारा कि आप सोशल राइट्स को और इकोनॉमिक राइट्स को लोगों के पास अवेलेबल करवाइए, उस प्रकार के राइट्स कोर्ट्स के पास नहीं है। कोर्ट्स डायरेक्टली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनवा सकता, कोर्ट्स डायरेक्टली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करवा सकता। कोर्ट्स क्या कर सकता है? कोर्ट ये कर सकता है कि वो एग्जीक्यूटिव से, सरकारों से सवाल पूछ रहा है कि ये काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। कोर्ट्स के पास एक्सपर्टीज भी नहीं है कि वो सोशल राइट्स के मैटर्स को और हेल्थ के मैटर्स को देखें। हाँ, ये अलग बात है कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो अपनी स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो, वो जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रो पीपल हो, प्रो पुअर हो, इस बात को कहीं ना कहीं कोर्ट इंश्योर कर सकता है, और यही कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बात करो एक जजमेंट की, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 1989, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन लाइफ की वैल्यू की बात की है और ये बोला है कि भाई राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ये सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यहाँ पे कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समय आने पे लोगों की जिंदगी को ये प्रोटेक्ट करें। और इस केस में जो कोविड-19 की अभी हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, कुछ हाई कोर्ट्स ये करने के लिए सामने आए हैं, जैसे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और बॉम्बे। कहीं ना कहीं इन हाई कोर्ट्स ने क्या किया है? तो देखिए इन हाई कोर्ट्स ने क्या क्या कर रखा है। आप देखिए कि जब प्लेयर्स आई अलग अलग हॉस्पिटल से हाई कोर्ट के पास कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रही है, तो इन हाई कोर्ट्स ने अपने अपने एंड पे जो हो सका वो किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एंड से बहुत सारे डायरेक्शंस इशू किए अलग अलग कंपनीज को। ये बोला कि ये जो इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन यूज होती है कहीं ना कहीं इसको मेडिकल पर्पजेस के लिए रीडायरेक्ट किया जाए। नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, नाइट में सिटिंग्स कंडक्ट करी एक मिशन मोड में कि हाँ भाई ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी लेके आनी है। सीधे सीधे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो प्रोनाउंसमेंट्स अनाउंस किए गए जिसके चलते स्टील प्लांट्स में जो ऑक्सीजन जाती है उसको मेडिकल पर्पजेस के लिए रीडायरेक्ट किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप एडिक्वेट मेजर्स लीजिए जिससे कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पे लेके आया जा सके ताकि हजारों की तादाद में जिंदगी बनाई जा सके। जब इस प्रकार के प्रोनाउंसमेंट आते हैं ना जुडिशरी की तरफ से, तब कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में आती है, चाहे वो राज्य की सरकार हो और चाहे वो केंद्र की सरकार हो। और जब जुडिशरी की तरफ से डांट पड़ती किसी भी सरकार को, चाहे वो राज्य की सरकार हो केंद्र की सरकार हो, तब उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ता है। तब उनको लगता है
कि भाई जुडिशरी अगर हमको बोल रही है इसका मतलब हम अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे 22 अप्रैल को इस पूरे इशू का स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पैंडेमिक। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है प्राइमा फेसी वी आर इंक्लाइंड टू टेक द व्यू दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एसेंशियल सर्विसेज एंड सप्लाईज must be done in an even-handed manner according to the advice of health authorities and ask the central government to present a national plan. In addition, he issued an order asking the state governments and union territories to show cause why uniform orders should not be passed by the Supreme Court. The court thus indicated the possibility of transfer of cases to Supreme Court, which it has done on various occasions before. यहाँ पे देखिए अलग अलग राज्य की सरकारों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग हाई कोर्ट्स इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। मतलब कोविड-19 की रीजनल प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग पेटिशंस पहुंच गई हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के पास। अभी ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट पहले तो केंद्र सरकार को बोल रहा है कि तुम एक नेशनल प्लान लेके आओ, और राज्य की सरकारों को बोल रहा है कि इस इशू को यूनिफॉर्म तरीके से देखने की जरूरत है। अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इशू को यूनिफॉर्म तरीके से देखने की जरूरत है, मतलब जितने भी हाई कोर्ट के पास केसेस पेंडिंग है हो सकता है कि वो सारे केसेस को एक झटके में सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले आए, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल 139A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को इस समय पे बहुत ज्यादा प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट देखा जा रहा है। बहुत सारे केसेस में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसको सुप्रीम कोर्ट मानता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। चाहे वो जर्नलिस्ट के इनकार्सरेशन की बात हो, बहुत सारे जर्नलिस्ट को जेल में डाल रखा गया, चाहे उनके बेल एप्लीकेशन की बात हो, चाहे कश्मीर में इंटरनेट की बात हो, ऐसे बहुत से स्टैंड्स रहे हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीजों को टालना चाहा है और सुप्रीम कोर्ट ने टालने में मदद की है। तो उसके रिस्पेक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट को ने ये इंडिकेशन दिया कि हम हाई कोर्ट से कोविड के केसेस उठा के अपने पास ले सकते हैं, तो यहाँ पे धर धर के सुनाया गया बार के द्वारा, बड़े बड़े एमिनेंट लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जबरदस्ती इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, और इस समय पे सुप्रीम कोर्ट चुप पड़ गया। कुल मिला के यहाँ पे देखिए, ये डेफिनेटली आप देखिए जुडिशरी में जो मैटर्स होते हैं ना वो ट्रस्ट पे चलते हैं। जुडिशरी में लोगों का कितना ट्रस्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट में लोगों का ट्रस्ट है और उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता कि भाई हम हाई कोर्ट से केसेस उठा के अपने पास ले रहे हैं, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट को सब सपोर्ट करते हैं। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट से लोगों का ट्रस्ट जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जा रहा है जो बहुत ज्यादा प्रो सरकार है, वो सरकारी लाइन पे चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जो अलग अलग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ऊपर लगातार प्रशांत भूषण इल्जाम लगाते रहते हैं कि भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हाई कोर्ट अपने अपने लेवल पे गवर्नमेंट्स को हड़का के जैसे तैसे करके कोविड-19 पे काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, और उस समय पे सुप्रीम कोर्ट एक स्टेटमेंट देगा कि हम इन हाई कोर्ट से केसेस को उठा के अपने पास ले लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को तो गालियां पड़ेंगी ही पड़ेंगी। और वही यहां पे हो रहा है। तो जब अलग अलग क्वार्टर से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्रिटिसाइजमेंट आना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे चुप बैठ गया। पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल्स की बात करो तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं अंडर आइटम नंबर 6। यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी इस प्रकार की चीजें आ जाती हैं। लेकिन मैटर इज ऑफ ट्रस्ट हियर। जरूरी यह है कि यहाँ पे हाई कोर्ट्स अपने अपने लेवल पे जो कर रही हैं उनको करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर ना करके खुद से जो अलग से करना चाहता है वो कर सकता है, अपनी गाइडलाइंस इशू कर सकता है। लेकिन ऑलरेडी हाई कोर्ट जो कर रही है अंडर आर्टिकल 226, उसको बीच में रोक के अपने पास केस लेके कोई नया प्रोनाउंसमेंट देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को और नीचे गिरा देगा। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।